अस्सलामुअलैकुम। मैं बचपन से लाहौर के एक पुराने इलाके के एक 2 मंजिला पुराने घर में रहता आया हूँ। घर हमारे दादा का बनाया हुआ था और इसमें पुरानी दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छतों पे लटके हुए पंखे थे जो हमेशा धीमी आवाज़ निकालते रहते थे। मेरे वालिद का छोटा सा फर्नीचर का कारोबार था, जबकि अम्मी घर संभालती थी। मैं, मेरे छोटे भाई आसिम और मेरी छोटी बहन हिना तीनों इसी घर में पले बड़े हैं। बचपन से मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि इस घर में कोई अजीब सी खामोशी से भरी हुई चीज़ है, खासकर हमारे ऊपर वाले कमरे के स्टोर रूम में, जहाँ दादा दादी की पुरानी कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, संदूक और कपड़ों के डब्बे रखे हुए थे वहाँ पर। अम्मी हमेशा कहती थी वहाँ ज़्यादा ना घूमो, हवा भारी रहती है वहाँ की। लेकिन मैं और आसिम बचपन में वहाँ चुपके से खेलने चले जाया करते थे। एक रात जब मैं लगभग 16 साल का था, बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। अम्मी ने चिराग जलाया और हम सब नीचे ड्राइंग रूम में बैठ गए। तभी ऊपर से हल्की सी कुर्सी खिसकाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे वालिद ने सोचा शायद बिल्ली घुस आई होगी ऊपर, लेकिन जब वो टॉर्च लेकर ऊपर गए तो देखा कि ऊपर कोई भी नहीं है। दरवाज़ा खुला था लेकिन स्टोर रूम बिल्कुल साफ था। उस रात के बाद ऊपर से ऐसी आवाज़ें आना बढ़ गईं, कभी कदमों की, कभी किसी चीज़ की घसीटने की। एक दफ़ा मैं रात को लेट स्टडी कर रहा था, तकरीबन 2 बज रहे थे रात के। मैं पानी लेने किचन गया तो देखा कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर अंधेरा था लेकिन मुझे साफ नज़र आया कि एक औरत का साया कॉर्नर में खड़ा है। मैं वही जगह पर जम गया, साया बिल्कुल भी हिला नहीं। मैं पीछे हटा और ज़ोर से अम्मी को पुकारा। जब हम दोनों वापस आए तो ड्रॉवर बंद था और अंदर अब कोई भी नहीं था। कुछ हफ्तों बाद हिना रात को रोती हुई मेरे कमरे में आई। कह रही थी कि उसने अपने बिस्तर के पास एक औरत को बैठे हुए देखा जो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े उसको घूर रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांस तेज़ थी। हिना ने आंखें बंद की और चीख मार दी, और जब दोबारा देखा तो कोई भी नहीं था। अब घर का माहौल अजीब होता जा रहा था। वाली ने एक मौलवी साहब को बुलाया जो कुरान वाजिया पढ़ने लगे। पहले दिन तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन रात को जब मौलवी साहब ऊपर स्टोर में वजीफ़ा पढ़ रहे थे तो नीचे से हमने तेज़ आवाज़ में अलमारी बंद होने की आवाज़ सुनी। मौलवी साहब नीचे आए तो उनका रंग उड़ चुका था। कहने लगे, यहाँ सिर्फ कोई साया नहीं बल्कि पूरी तरह से कुछ बस गया है। फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बिजली चली गई थी उस वक्त और हवा तेज़ चल रही थी। ऊपर से एक बहुत ही तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कोई औरत दर्द से चीख रही हो। वाली टॉर्च लेकर भागे ऊपर, मैं उनके पीछे था। जैसे ही हम ऊपर स्टोर रूम में गए, देखा कि कोने में एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई औरत बैठी है। उसका सिर नीचे था, लेकिन अचानक उसने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। मैं और वालिद दोनों नीचे भाग गए, दरवाज़ा बंद किया और उस रात हम सब ड्राइंग रूम में एक साथ बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। इसके बाद हमने फ़ैसला किया कि यह घर बेचकर नया घर ले लेते हैं। कुछ महीने बाद हम अलग घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन आज भी जब मैं उस पुराने घर के पास से गुजरता हूँ तो लगता है जैसे कोई ऊपर स्टोर की खिड़की से मुझे घूर रहा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी तकरीबन 11 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 20 साल थी। मेरा एक दोस्त था जिसकी एक दोस्त थी और उसकी एक दोस्त। उन दोनों ने हमें अपने घर रात गुजारने की दावत दी। लगता था जैसे मेरा दोस्त मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त के साथ मिलवाना चाहता था। हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम उस लड़की के घर जाएंगे जो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की दोस्त थी। रात को आराम से बैठना और फिल्म वगैरह देखेंगे। थोड़ी देर की अजीब सी मुलाकात के बाद हम रात गुजारने लगे। कुछ देर बाद मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर खाने पीने के लिए कुछ लेने चले गए। मैं और दूसरी लड़की घर पर बैठे फ़िल्म ही देख रहे थे। फ़िल्म के बीच में ही हमारी बात पैरानॉर्मल चीज़ों पर आ गई। हम हॉरर मूवी देख रहे थे। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं भूतों पर यकीन करता हूँ, और उसने बताया भी कि हमारे घर में भूत हैं।
और चीज़ें अपनी जगह से हटकर इधर उधर हो जाती हैं। अजीब आवाज़ें आती हैं, ख़ासकर उसके बेडरूम के कोने से। मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था और फिल्म देखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उसकी इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड वापस आए और हम रात के तकरीबन 3 बजे सारे सो गए। उसका घर एक पुराना ब्रिटिश डोर का मकान था जो कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक ऊपर और एक नीचे, अलग अलग किराएदारों के लिए। जब उसका दरवाज़ा खुलता था तो सीधा एक लंबी सी दहलीज होती थी जो सीधा किचन और बाथरूम की तरफ जाती थी। दहलीज के शुरू में दाएं हाथ पे पहला कमरा ड्राइंग रूम था, उसके आगे दाएं हाथ पर एक उसका अपना बेडरूम था। मैं ये लेआउट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो कुछ हुआ उसको समझने में आसानी हो आपको। मैं उस लड़की के कमरे में था जबकि मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे कमरे में थी। रात को कुछ देर बाद उन दोनों की बातें और हंसना ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला, सीधा बाएं तरफ मुड़कर फ्रंट डोर और लिविंग रूम की तरफ चला गया। जब मैं अंदर गया तो मेरा दोस्त की गर्लफ्रेंड खड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे उसने भूत देख लिया हो। मैंने कहा, क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? टाइम 3 बजे से ज़्यादा हो गया है, हम सो रहे हैं, आवाज़ कम रखो। उसने मेरी बात बीच में काट कर कहा कि घर में कोई है। मैं रुक गया और अपने दोस्त से कहा, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो मजाक बंद करे। मेरा दोस्त बोला, भाई सच बोल रही है, ज़रा हालवे में देखो। अब मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था। दरवाज़ा खोलकर मैं हालवे में आया, दाएं तरफ मुड़कर किचन और बाथरूम की तरफ देखा। वहाँ एक पूरी तरह की काली परछाई खड़ी हुई थी जो एक बड़े आदमी की शक्ल में थी। दोनों हाथ सीधे नीचे और सीधा हमारी तरफ देख रही थी वो। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं बिल्कुल जम गया। मेरी सांस बॉडी जैसे टाइट सी हो गई, सांस रुक सी गई। दिमाग ने कहा कि शायद कोई चोर घुस आया है, लेकिन दिल जानता था कि ये इंसान नहीं था कोई। मैंने हिम्मत करके ज़ोर से चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसने एक इंच भी हरकत नहीं की। जब मैं उससे कुछ ही दूर था, वो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था और मुझे लग रहा था जैसे उसकी नज़र सीधा मेरी आंखों में घुस रही हो। मैं फ़ौरन पीछे लिविंग रूम में भागा, अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताया कि उस घर की लड़की ने पहले ही कहा था कि मेरे यहाँ मकान में भूत रहते हैं। फिर मैंने कहा कि इसको इग्नोर करो और सो जाओ। फिर मैंने हिम्मत करके वापस हालवे में कदम रखा। 5 कदम चलकर उस लड़की के कमरे की तरफ भागने लगा। मैंने गिनती की, 1 2 3 और फिर सीधा अंदर भाग गया। उस तरफ देखना भी गवारा नहीं किया मैंने। मैं वापस बेड में घुस गया और उस लड़की को बताया कि मैंने क्या देखा। उसने ज़्यादा हैरानी नहीं दिखाई, बस थोड़ी शौक सी हुई। मैंने कहा कि बस इग्नोर करो और सो जाओ। अजीब बात यह हुई कि थोड़ी देर बाद वो लड़की ने मुझे हिलाकर उठाया और मेरा नाम लेकर पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम मेरे कमरे के कोने में खड़े होकर दीवार की तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, मैं तो यहाँ लेटा सो रहा हूँ कब से। वो घबरा गई और कहने लगी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम कोने में खड़े थे। मैंने सोचा शायद नींद में चलने का केस होगा या ऐसे नींद में ख्वाब ऐसे देखने की आदत होगी। आज तक समझ नहीं आया कि उस रात क्या हुआ था हमारे साथ। मैं अब भी पैरानॉर्मल पर ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन वो वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब तजुर्बा था। ये वाक़या दरअसल लाहौर के एक पुराने अंदरून शहर की एक ब्रिटिश दौर के मकान में हुआ था जो 2 हिस्सों में बांटा गया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको नहीं बता सकता। और ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के एक पुराने मोहल्ले रशीदाबाद में हुई है। मेरे साथ रहने वाले मेरे एक रिश्तेदार जो 6 महीने तक हमारे साथ रहे थे, अपनी मौत से पहले नशे के आदी थे। वक्त के साथ उनकी आदत उसे तशद्दुद पर मजबूर करने लगी। हमारे पास कोई और रास्ता ना था, हमने उसे मजबूरन घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद हमने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन वो आसानी से नहीं गया था। उसकी मौत के बाद हमने अपने घर के 3 और अफराद खो दिए। गम जैसे हमारे घर की दीवारों में बस सा गया हो।
घना, दबाने वाला। सांस लेना मुश्किल कर दिया था उसने जैसे। घर की हवा भारी होने लगी थी। हर चीज़ में अजीब सी उलझन महसूस होती थी। और कुछ महीने पहले से घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए थे। मेरे वालिद ने सालों पहले हमारे कमरे के पंखे लगवाए थे। उनकी आदत थी कि कभी कभी खुद चल पड़ते थे, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद ये रोज़ का मामूल बन गया। हमेशा फुल स्पीड पर चलना शुरू हो जाते थे। कभी कभी तो टीवी के साथ एक ही वक्त में टीवी भी ऑन हो जाता था। यानी पहले मुझे लगा कि वायरिंग ख़राब होगी, लेकिन फिर मैंने एक अजीब बात देखी। मेरे वालिद ने रिमोट के पीछे एक छोटा सा पन्ना चिपकाया हुआ था ताकि बैटरी से निकल कर गिर ना जाए। मैं रिमोट को टेबल पर रखता, पीठ घुमाता और अचानक क्लिक, टीवी और पंखा दोनों चल जाते। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं टीवी को बंद करना चाहता था, लेकिन वो बंद ही नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी माँ ने केबल ख़त्म कर दी और रिमोट कंपनी को वापस कर दिया। उस दिन के बाद टीवी कभी अपने आप चालू नहीं हुआ, लेकिन पंखा अब भी चलता रहता था। मेरे वालिद की तस्वीरें और कुछ और फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरें जो कि हमने शेल्फ पर रखी हुई थी, लेकिन वो तस्वीरें उसके बाद कभी अपनी जगह रहती नहीं थी। कभी इधर से उधर पड़ी हुई होती थी, एक एक करके कभी कभार गिर जाती थी। आखिरी दफ़ा एक तस्वीर जो मेरे वालिद और मेरी माँ की थी, ज़मीन पर गिरकर जो कि उसमें शीशा था वो टूट गई। हालांकि वो तस्वीर तक बीच में से आधी आधी हो गई थी। माँ ने इसे निशानी समझा कि बाकी तस्वीरें हटा दी जाएं। जो तस्वीर टूटी थी वो वही थी जो मेरे वालिद ने मार्केट से तब ली थी जब हमने उसे मजबूरन घर से निकाल दिया था। जब मैं और मेरी बीवी घर में अकेले होते थे, अक्सर अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे अलमारी के दरवाजे ज़ोर से बंद होने की, सामने के या पीछे के दरवाजे के खुलने और बंद होने की, किचन में कुर्सियों के घसीटने की, ड्रॉवर के खुलकर बंद हो जाने की। हर दफ़ा चेक करते तो कुछ नहीं मिलता। पालतू जानवर या तो दूसरे कमरे में सो रहे होते थे या हमारी नज़र के सामने ही होते थे। फिर वो आवाज़ें जब मैं शॉवर ले रहा होता था, घर में अकेला होता था, बर्तन धोने वाले कमरे के बाहर हल्की हल्की गुफ्तगू जैसे कोई बात कर रहा हो आपस में। पहले तो मैं समझता कि ये बस घर की पुरानी दीवारों की आवाज़ है, लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों के कोने से एक साया हिलता हुआ देखा, कुछ ऐसा जो बस एक लम्हे के लिए नज़र आए और गायब हो जाए। फिर एक दिन मैंने उसे साफ देखा, एक भूरा इंसानी शक्ल का साया मेरे किचन में खड़ा हुआ था। कल मेरी खाला का जनाजा था। वो जवान थी, मौत अचानक हुई थी और हम सब बहुत उदास थे। उस रात मैं और मेरी बीवी पीछे के वरांदे में बहुत देर तक बैठे बातें कर रहे थे। घर का पिछला हिस्सा चार दीवारी से घिरा हुआ था और हमारा कुत्ता बिल्कुल हमारे साथ यानी हमारी कुर्सी के नीचे ही बैठा आराम कर रहा था। फिर अचानक मेरी बात के बीच में ज़ोर ज़ोर से कदम की आहट सुनाई देने लगी, तेज़ इरादे के साथ हमारी तरफ बढ़ रही थी जैसे। और फिर वो गुर्राहट आई, ना जानवरों जैसी ना इंसानों जैसी, कुछ बीच का, लेकिन गहरी पेट से निकलने वाली। जैसे ही हमने ये सारा कुछ सुना, हमारी तो जैसे रूह ही कांप गई। हम दोनों भागकर अंदर गए, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। 10 मिनट बाद मैंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा दोबारा, तो अब वहाँ कुछ भी नहीं था। ना चार दीवारी टूटी हुई थी, ना कोई हिलावट थी। अगर कोई घुसपैठिया होता तो हमारा कुत्ता जो साथ ही था हमारे ज़रूर भौंकता या भागकर उस पर झपट्टा मारता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। बाद में जब हमने माँ को ये बताया तो उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने भी सुना है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है इसका, और शायद हम चाहते भी नहीं है इसका जवाब। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे ज़्यादा असर लेते हैं वो चीज़ें देखने में जो बड़े लोग नहीं देख पाते, शायद इसलिए कि वो उस पर्दे के करीब होते हैं जो हमें दूसरी दुनिया से अलग करता है, जैसे बूढ़े लोग, लेकिन उल्टे तरीके से। अब मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मेरा ये तजुर्बा 28 साल पहले का है। मुझे खुद कोई इसका इल्म नहीं है, या ये नहीं कि मुझे याद है ये, मगर उस वक्त जो लोग हमारे घर में थे, यानी मेरी मम्मा, दादी वगैरह, उन सब ने ये वाक़या मुझे बताया हुआ है, जो कि मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 1996 में मेरे 24 साल के चाचू नशा ज़्यादा करने की वजह से इस दुनिया से चल बसे थे, सिर्फ मेरी पहली सालगिरह के बाद।
उस वक्त मैं और मेरी अम्मी रावलपिंडी से 2 घंटे के फासले पर रहते थे। मेरे साथ मेरे एक खाला भी रहती थी। मेरे दादा दादी जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि पेपर वर्क ज़्यादा कर नहीं सकते थे, इसलिए सब कुछ उस वक्त मेरी अम्मी ने ही संभाला था। चाचू की मौत सऊदी अरब में हुई थी और हम पाकिस्तान से थे, तो काफ़ी काम करना पड़ा। वहाँ पोस्टमार्टम, फिर यहाँ पोस्टमार्टम, डेड बॉडी पाकिस्तान लाने का इंतज़ाम, एम्बेसी से बात, फिर डॉक्टरी मयात, फिर जनाजे का इंतज़ाम, सब कुछ। हम लगभग 1 महीने तक अपने बचपन के घर जो कि रावलपिंडी में था वहीं रहते रहे, ये सब कुछ करते करते। मेरे दादा दादी ने हमेशा ये कहा था कि मैं उनके लिए उस वक्त सहारा बना जब मेरी अम्मी ये सब काम कर रही थी। एक रात जो चाचू के जनाजे के करीब थी, मुझे मामूल से ज़्यादा जल्दी सुला दिया गया था उस दिन, ताकि नीचे बड़े लोग बैठकर चाय पीते हुए चाचू की यादों में गुफ्तगू कर सकें। उस वक्त मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं उस वक्त लाडला था सबका और मैं भी अक्सर कमरे में अकेला नहीं रहता था ज़्यादा, तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं सिर्फ 1 साल का था, तो कोई नहीं समझ सका कि मैं किस चीज़ के लिए चिल्ला रहा हूँ। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ऊपर चक्कर लगाता था, मम्मा कहती हैं। और मम्मा कहती हैं कि उस वक्त शायद हमसे गलती ही हुई थी कि हमने तेरा फीडर छुड़वा दिया था। लेकिन मेरी अम्मी एक फीडर गाड़ी में इमरजेंसी के लिए लेके आई थी, जो गाड़ी की डिक्की में बंद पड़ा हुआ था। किसी वक्त मेरी दादी की आंख भर आई और वो बोली, मुझे ये आवाज़ बहुत पसंद है। सब ने देखा कि मैं रोना बंद कर चुका हूँ और अब हंस रहा हूँ। अम्मी मुझे देखने ऊपर आई। मैंने बाद में अम्मी से पूछा कि मैंने उस वक्त क्या देखा था, और ये उनके अपने अल्फाज हैं, तुम पूरी तरह से जागे हुए थे। बेड टाइम के बाद तुम्हारे चेहरे पर बहुत मीठी मुस्कान थी और तुम्हारे गालों पर लाली, तुम्हारे मुंह में फीडर था। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि तुम्हें क्लियरली सुकून की ज़रूरत थी। मैं तुम्हारे पास आई और जैसे हम दोनों का रिश्ता था, तुम मुझे देखकर हमेशा खिल उठते थे, लेकिन इस दफ़ा तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं। तुम्हारी निगाह एक ही जगह जमी हुई थी, खिड़की के पास, जहाँ मैंने देखा कि तुम्हारे चाचू की क्रिकेट की ट्रॉफीज़ पड़ी होती थी। ये देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आई थी तो ये ट्रॉफीज़ खिड़की के शेल्फ पर रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद कोई ऊपर आया होगा और इन्हें नीचे रख गया होगा, लेकिन समझ नहीं आई क्यों। कुछ देर बाद मैंने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ कर पाई और तुम हंस कर सो गए। नीचे जाकर मैंने सबसे पूछा कि जो भी गाड़ी से फीडर लेकर आया था, तो वो गाड़ी में से चाय का सामान क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि तुम सब उस वक्त उसका कह रहे थे। मेरी 2 खाला, मेरी दादी और मेरे दादा सब ने कहा कि वो गाड़ी तक गए ही नहीं। एक खाला ने तो कहा कि वो गाड़ी की चाबी ढूंढ रही थी ताकि जा सकें। मेरे दादा ने फ़ौरन उठकर घर चेक करना शुरू किया कि शायद कोई चोरी करने वाला अंदर ना आया हो, लेकिन कोई नहीं था। चाबी भी नहीं मिली। अब उन्होंने ट्रॉफीज़ का भी पूछा तो मेरी दादी को याद आया कि उन्होंने सुबह मुझे ट्रॉफीज़ दिखाई थी, लेकिन बाद में फिर वापस शेल्फ पर रखी थी। चाबी पूरी रात नहीं मिली। अगले दिन मिली जब मेरी खाला उस कमरे के ड्रॉवर में सामान रख रही थी जहां मैं सोता था, जो असल में मेरे चाचू के बचपन का कमरा था। इस बात की कोई वजह नहीं कि चाबी वहां होती, क्योंकि अम्मी हमेशा अपने बैग में रखती थी उसे। जनाजे के कुछ अरसे बाद अम्मी ने सबसे पूछा कि उनके ख्याल में उस रात क्या हुआ था। मेरी दादी जो इस बात को सच साबित करना चाहती थी, बोली, शायद जो कि मेरे चाचू हैं, उन्होंने तुम्हारा रोना सुना, तुम्हें चुप करवाया, फीडर दिया और तुम्हें वो ट्रॉफीज़ भी दिखाई, लेकिन शायद शेल्फ पर रखना भूल गए। अम्मी जो कि तुम्हारी जब कमरे में गई होंगी तो वो जब भी खिड़की के पास ही खड़े होंगे जब तुम उधर देख रहे थे। अम्मी ने बाद में सबसे पूछा कि क्या वो सिर्फ दादी के लिए इस बात से सहमत हो रही हैं, लेकिन सब ने कहा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है समझाने के लिए कि उस रात असल में हुआ क्या था। क्या आपके भी बचपन के ऐसे वाक़यात हैं तो ज़रूर बताइएगा, या आपका ख्याल है कि बच्चे इन चीज़ों के लिए ज़्यादा हसास होते हैं। मुझे जानकर खुशी होगी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।